हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने बायट-सवार्ट लॉ पर आपकी क्लास को कंक्लूड किया था और काफ़ी अच्छे से आप लोगों को चीज़ें समझाने की मैंने कोशिश की थी। होप आपको सभी चीज़ें बायट-सवार्ट लॉ के अंदर अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने तब भी कहा था अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स करिए, अदरवाइज फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहने वाला है। शायद आप में से कुछ एक को याद भी होगा, देखते हैं किस किस को याद है। ठीक है, क्लास 12th मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटा सा हम चीजों को समझने लगे हैं तो पूरा ना लिख करके हम आई लिख दिया है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। आई से उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, कैपिटल आई स्मॉल आई उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इलेक्ट्रिक करंट ना लिख करके आई लिख दिया है। चलो, शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अपना टॉपिक क्या रहने वाला है लास्ट क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, बायट-सवार्ट लॉ की हेल्प से हमने ड्राइव किया था एक फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बाय अ करंट एलिमेंट एट सम पॉइंट पी। ठीक है, और फॉर्मूला हमें क्या मिला था? फॉर्मूला हमें कुछ इस तरह से मिला था, देखिए, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का ये फॉर्मूला हमको मिला था, अच्छे से आप लोगों को याद भी होगा। ठीक, ये हमें कहां से मिला था? बायट-सवार्ट लॉ। आज हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करके एक दूसरी डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं, और डेरिवेशन हमारी किस टॉपिक पे रहेगी? देखिए, टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ straight current carrying conductor। ठीक है, अभी तक तो हमने करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसको फाइंड किया था बायट-सवार्ट लॉ यूज करके। अभी हम क्या डेरिवेशन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। एक फाइनाइट लेंथ का हमारे पास में क्या होगा? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कुछ इस तरह का स्ट्रेट कंडक्टर होगा, एक वायर होगा, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट सम पॉइंट हम देख लेंगे, ले लेंगे कुछ भी पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं और अब डेरिवेशन को शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं कि हम डेरिवेशन किस चीज की करने वाले हैं। टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ straight current carrying conductor। ठीक है, ये हमारा क्या रहने वाला है? आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हमने नाम दे दिया है एक्स वाई से इसको हमने डिनोट कर दिया है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही डिनोट किया था जब हमने करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर के ऊपर फाइंड किया था। चलो, यहां पर क्या है? हमारा कुछ करंट है, कुछ आई करंट है जो कि फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के थ्रू। एक एक करके चीज को धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। एक कुछ करंट है, आई करंट, जो कि इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है? अपना एक करंट एलिमेंट है, यहां पर हमने क्या ले लिया? एक अपना करंट एलिमेंट ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं तो अच्छे से दिखेगा।
अच्छा, अब इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट प्लेस्ड है जिसको हमने नाम दे दिया है पी पॉइंट। इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया क्या नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर क्या है, एक पॉइंट प्लेस्ड है पी। उसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। इस दूरी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं ओ पॉइंट, और यहां से ये हमारा क्या है, डीएल वेक्टर, ये हमारा करंट एलिमेंट है डीएल वेक्टर। इस पॉइंट से, इस मिडिल पॉइंट से, ये वायर पे हमने ये पॉइंट कहां पर लिया है, उसके बिल्कुल मिडिल में लिया है, ठीक है ना, और उससे परपेंडिकुलर ए दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है पी पॉइंट। तो इस मिडिल पॉइंट से ये आपका जो करंट एलिमेंट है, इसकी दूरी वो कितनी है, उसको हमने डिनोट कर दिया एल से। कितना लेंथ है, एल लेंथ। किसके बीच में, इस पॉइंट और इस करंट एलिमेंट के बीच में कुछ डिस्टेंस, कुछ गैप है, कुछ दूरी है, उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एल लेंथ से डिनोट कर दिया, ठीक है जी, अच्छी बात। यहां से हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, यहां से क्या है, हमारा एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने डिनोट किया आर वेक्टर से, और वो पोजीशन वेक्टर किसके लिए है, डीएल वेक्टर से पी पॉइंट के लिए, मतलब पी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हमने डीएल वेक्टर से ड्रॉ कर दिया है और उसको रिप्रेजेंट कर दिया है आर वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, यहां से एंड पॉइंट से पी वेक्टर तक की कुछ दूरी है, ठीक है। इसी तरह से इस एंड पॉइंट से भी, इस नीचे वाले एंड पॉइंट से भी यहाँ पी वेक्टर तक क्या है, ये कुछ अपना एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका एक्सट्रीम अपर एंड है, ये आपका एक्सट्रीम लोअर एंड है, और इस पी पॉइंट तक यहाँ पर क्या है, एक एंगल सबटेंडेड है, ठीक है। यहाँ तक एक एंगल क्या है, सबटेंडेड है, ओके। इन एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। ये तो अपना थीटा ही है, ये तो हमें पायट-सावर्ट लॉ से पता ही है। थीटा क्या था, अपना वो एंगल जो कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में प्रेजेंट था, ठीक है ना, साइन थीटा। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं क्या, फाई, ठीक। थोड़ा सा ये हम यहां पर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फाई। ये जो एक्सट्रीम एंड के साथ में इस पी पॉइंट का एंगल सबटेंडेड है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, फाई 2, ठीक है। और नीचे वाले एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, इसको, जो किसके बीच में है, इस परपेंडिकुलर लाइन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका किसका, इस पी पॉइंट का, किससे, कंडक्टिंग वायर से। तो ये जो परपेंडिकुलर है ए को, ए से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये आपका एक एक्सट्रीम लोअर एंड जिसके साथ में ये एंगल सबटेंडेड है, उसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, फाई 1। क्या नाम दे दिया उस एंगल को, फाई 1, ठीक है। होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फटाफट से इसको क्विकली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एक्स वाई, उसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में। उस कंडक्टिंग वायर का एक बीच में पॉइंट है, एक मिडिल पॉइंट है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ओ। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लोकेटेड है। उस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इस कंडक्टिंग वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है कहां पर, पी पॉइंट पर। ये हमारा डीएल वेक्टर है जो कि हमारा करंट एलिमेंट है। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, करंट की ही डायरेक्शन में इसकी भी डायरेक्शन होगी। साथ ही साथ में इस मिडिल पॉइंट जो कि कंडक्टिंग वायर का मिडिल पॉइंट है, ओ से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, वहां से इस डीएल वेक्टर के बीच में जो दूरी है वो क्या है, उसको हमने एल से डिनोट कर दिया है, एल लेंथ है। ये अपना थीटा एंगल है, ये किसके बीच है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का ये थीटा एंगल है। ये अपना यहाँ पर क्या है, फाई, ये अपना एक दूसरा एंगल है। यहाँ पर अपना क्या है, फाई 2, जो कि अपना पी पॉइंट का अपर एक्सट्रीम एंड के साथ में एक एंगल सबटेंडेड है, किसके बीच में है, वो अपने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो अपना यहां से एक अपर एंड से, एक्सट्रीम अपर एंड से पी पॉइंट तक, तो इसके बीच में क्या है, एक एंगल है जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, फाई 2। और इसी तरह से लोअर एक्सट्रीम एंड और पी पॉइंट को जोड़ने वाली ये एक लाइन,
और इसी तरह से इसके बीच, इस लाइन के और इसके बीच में, ये जो अपना ए से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके बीच में भी एक एंगल सबटेंडेड है। ये भी आपका देखे ना, एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है। ठीक, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया है, फाई 1। इज इट क्लियर? ये बातें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, दूसरा एक चीज और हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, 90 डिग्री। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आगे जाकर के ये काम आने वाला है। चलिए अब इसकी डेरिवेशन, प्रॉपर डेरिवेशन शुरू करते हैं। हमने सब पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है और समझ भी लिया है। डेरिवेशन अपनी क्या रहेगी, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, आपका dB जो मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट I by 4 pi dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास में बायट-सावर्ट लॉ से एक फॉर्मूला आ गया था किसके लिए, एक dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखते हैं नाउ अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, जिसको हम नाम देते हैं OP, और ये सब Q के जैसे तो लग ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं R। ठीक है ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने R से रिप्रेजेंट करती है। OP या OPR इतना अच्छा नहीं लगेगा, OPA नाम दे देते हैं इसको। ठीक है ना, इस पॉइंट को A बोल देते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, OPA। इसके अंदर हमें कुछ चीजों को चेक करना है। क्या चीजें चेक करनी है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम देख रहे हैं कि आपका जो थीटा और फाई है, ये जो थीटा है प्लस फाई है, ये किसके इक्वल है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये समझ में आ रहा है, ये थीटा, ये फाई, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या हमारे पास में थीटा आ सकता है, जरूर आ सकता है। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 5, 90 डिग्री माइनस 5। ये हमारे पास में क्या आ गया, थीटा की वैल्यू हो गई। अब थीटा हमारा क्या था, आपको याद होगा बायट-सावर्ट लॉ से थीटा क्या था, साइन थीटा था हमारे पास में, साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन 90 माइनस 5, और साइन 90 माइनस 5 क्या हो गया अपना, कोस 5। ठीक है, अब ये हमें एक रिलेशन मिल गया पहला, इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है ना, इसके आगे जाकर के हमें क्या है, जरूरत पड़ने वाली है। चलो, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको रद्द कर लेते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको रद्द करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं। चलो, हमारे पास में क्या था, हमारे पास में क्या आ गया था, साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल टू कोस 5। ये हमारे पास में आ गया था साइन 90 माइनस 5। ठीक, इसको हमने कैसे लिखा था, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 5। अभी हमारे पास में थीटा की वैल्यू आई थी ना 90 माइनस 5, तो साइन 90 माइनस 5 क्या हो गया, कोस 5। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिख रहा है, एज, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो अपना कोस 5 है, कोस 5, ये इस वाले फाई की बात कर रहे हैं। फाई 2 और फाई 1 को भी छोड़ दीजिए, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। इसकी बात कर रहे हैं कोस 5। कोस थीटा क्या होता है, या कोस फाई क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। यहाँ पर बेस क्या है, इसके अंदर बेस क्या है, ये अपना बेस है a, और ये अपना क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन r। ठीक है, ये क्या है अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या है, a अपॉन r। चलो, इसको मत ले लेना भाई, ये तो कोस थीटा है, ये तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है कोस फाई का, या कोस थीटा, कुछ भी बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
इसको हम शुरू में यहाँ पर लिख देते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ठीक है ना, ये अपना क्या है इस फाई एंगल के लिए, ये अपना बेस है और ये अपना क्या है हाइपोटेनस है, ए अपॉन आर। तो अब इससे आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई। ठीक है, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपको पता होगा, यहां पर लिख देते हैं एज 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया सेक थीटा, तो ये क्या हो गया सेक फाई। ठीक है, क्योंकि हम तो फाई की टर्म्स में ले रहे हैं ना इसको, हम इसको थीटा की टर्म्स में नहीं देख रहे हैं, हम इसको मतलब, लेकिन हमें मालूम है, हमें 1 अपॉन कोस थीटा मालूम है क्या होता है सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कोस फाई था, तो कोस फाई क्या हो जाएगा सेक फाई, तो ए सेक फाई, ये हमारा क्या हो गया आर हो गया। ठीक है, साथ ही साथ में ऑल्सो tan फाई इज इक्वल टू tan फाई। अगर हम इसी इसी एंगल फाई पर tan फाई लगाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होगा tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर इस फाई एंगल के लिए, परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अब परपेंडिकुलर ये दूरी हमने पहले ही मेंशन करके रखी थी, ये कितनी है l, ये लेंथ कितनी है l, तो परपेंडिकुलर हो गया l अपॉन बेस क्या है वहां पर a। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया l अपॉन a। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे l इज इक्वल टू a tan फाई। क्या हो गया l इज इक्वल टू a tan फाई। क्लियर होगी इतनी बात, बढ़िया से पक्का समझ में आ गया। चलो अच्छा, हमें यहाँ पर एक और ये रिलेशन मिल गया था, इसको हम सेकंड बोल देते हैं, और ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था, इसको भी हमने मार्क करके रख लिया है। अच्छा, l इज इक्वल टू a tan फाई। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग किसको डिफरेंशिएट करना है, l इज इक्वल टू a tan फाई। तो डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं क्या हो जाएगा हमारा, कहां पर गया हमारा, हाँ चलो ठीक है। सो dl डिवाइडेड बाय d फाई, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू फाई, l को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई इज इक्वल टू a। अच्छा, tan फाई tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। ये हमारे पास में क्या आ गया, एक थर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है ना, एक रिलेशन आ गया, एक फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। आपको वो ये तीनों ही समझ में आ गए होंगे। क्लियर होगी यहां तक बात आपको? ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर हमारी एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज काफी देखने के लिए मिले हैं हमें, क्योंकि इसका मतलब उनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और प्रिपेयर करने के लिए क्या तरीका याद नहीं किया जाता, हमें उनको क्या करना चाहिए अप्लाई करना चाहिए। डेरिवेशंस को बार बार खुद से हमें लिख करके ही देखना होगा। ठीक है, दिस ऑल इज अबाउट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस डेरिवेशंस को याद करके प्रैक्टिस नहीं की जाती है, उनको लिख करके प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या तीन रिलेशन आ गए, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई, और आर इज इक्वल टू ए सेक फाई, और हाँ dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। इतना आपको क्लियर हो गया पक्का? चलो, अब इन वैल्यूज को सबको हम क्या करते हैं अपने बायट-सवर्ट लॉ के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इनको सबको बायट-सवर्ट लॉ के अंदर क्या करेंगे अब पुट करेंगे। चलो जी, इसको हम यहां से मैं रब कर रहा हूं, आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया होगा, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इनको पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, r इज इक्वल टू a sec फाई, और साइन थीटा क्या था अपना, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई।
ठीक है। फाई और थीटा में थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंस रखना ताकि आपको समझ आ जाए, टीचर भी समझ सके आपके लिखने के बाद में कि कहाँ पर थीटा है और कहाँ पर फाई है। ओके, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा लिखा हुआ है इसको रब कर देता हूँ। चलो यहाँ तक आपको पक्का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। भाई देखो, धीरे धीरे पढ़ाने का केवल और केवल रीजन यही है सो दैट आपको हर एक चीज आराम से तसल्ली से समझ में आए। हमें भागने की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम की हमारे पास में कमी नहीं है, टाइम हमारे पास में बहुत है, क्योंकि हम आज के लिए नहीं कल के लिए सीख रहे हैं। चलो ये हमारे पास में क्या आ गए, 3 रिजल्ट आ गए। ये हमारे पास में रिजल्ट नंबर 2 था, ये हमारे पास में रिजल्ट नंबर 1 था, ठीक है। अब बायट-सवार्ट लॉ के अंदर इसको हम पुट करेंगे। बायट-सवार्ट लॉ क्या था भाई अपना, dv इज इक्वल टू, अब तो ये याद हो गया होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो ऐसे ही है। आई में भी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं अपने, आई अपना आई है। बदलाव किसके अंदर आया है, एक तो बदलाव आया है इसके अंदर dl, ठीक है ना। dl की अपनी वैल्यू क्या हो गई है, dl की वैल्यू क्या हो गई है भी देखो, a sec स्क्वायर फाई और d फाई, ठीक है। इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, अच्छा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। r की वैल्यू क्या है अपनी, a sec फाई। अब कई बार गलती से हम क्या करते हैं, a sec फाई लिख करके छोड़ देते हैं। भाई हमें किस बात का ध्यान रखना है, बायट-सवार्ट लॉ के अंदर r का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, समझे। और हमारे पास में क्या प्रेजेंट था, चलो इसको ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा, sin फाई। sin फाई हमारा कहां पर गया, कहां पर गया, कहां पर गया, ये था sin थीटा। sin थीटा क्या था हमारा, cos फाई। ये क्या था हमारा, cos फाई, ठीक। तो हमने ये तीनों जो रिलेशंस हमें अभी तक मिले थे, इनको उठा करके हमने क्या किया, एज इट इज डीवी के अंदर, मतलब कि बायट-सवार्ट लॉ के अंदर जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड था, उसके फॉर्मूला के अंदर इनको पुट कर दिया। कैसे पुट कर दिया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं था, ये तो कांस्टेंट था, और आई भी अपना क्या था, फॉर गिवन सिचुएशन क्या था, वो कांस्टेंट ही था। इस केस में वो कांस्टेंट था, हमने उसको बदला नहीं था। बदला क्या था, अच्छा बदला कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमें dl की वैल्यू मिल गई। dl की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a sec स्क्वायर फाई d फाई, डिवाइडेड बाय r की हमें वैल्यू मिल गई a sec फाई, उसको हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि r का स्क्वायर था। sin थीटा की हमें कुछ वैल्यू मिली cos फाई, उसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। चलो अब आगे क्या करेंगे, तो क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, चलो इसको थोड़ा सा काट देते हैं। ये sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई गया, ठीक है। a से अपना क्या है, एक a गया, चलो इतना सिस्टम तो कर रहे हैं। बचा क्या, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और ऊपर अपना क्या बचा, डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई, नीचे भी कुछ बचा क्या, sec स्क्वायर फाई, हाँ एक a बचा, ठीक है ना। इस a को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस a को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी अपने पास में क्या बच गया, dv क्या बच गया, म्यू नॉट आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाय 4 पाई a। यहां तक की बात शायद आपको आराम से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। किसे इंटीग्रेट करना है, dv को। dv क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेट क्यों करना है भाई, ये भी तो क्वेश्चन मन में आ सकता है एज अ स्टूडेंट कि सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो। तो इंटीग्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंडक्टिंग वायर है, इसके हर एक पॉइंट से, इसके हर एक डीएल लेंथ से, ये जो डीएल है भाई, इस डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, कितना देख रहे हैं, म्यू नॉट आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई है। तो इसका हर एक एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, एक एलिमेंट नीचे ले लो, अगर इसकी लेंथ और बढ़ा लेते हैं तो यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं भाई,
एक छोटे से डीएल करंट एलिमेंट ने कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, इतना म्यू नॉट आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या अगर हम इसके ऊपर एक और करंट एलिमेंट लेंगे, क्या वो भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा इस पी पॉइंट पर? भाई पक्का उतना ही करेगा, ऑब्वियसली, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्या यहां पर अगर हम एलिमेंट लेंगे तो वो भी उतना ही करेगा? तो ऑब्वियसली वो भी उतना ही कर रहा है। तो हर एक करंट एलिमेंट क्या कर रहा है, हर एक करंट एलिमेंट डीबी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है पी पॉइंट पर। तो तब टोटल कंडक्टर, क्योंकि हमारी जो डेरिवेशन थी वो किस चीज को लेकर के थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है पी पॉइंट पर, वो फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, हमने छोटे से इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे करंट एलिमेंट से डीबी क्या कर लिया, छोटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, वो सभी करंट एलिमेंट उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके दे रहे थे। तो हमें जस्ट अब क्या करना है भाई, हमें उसको सारे को क्या कर देना है, सारे डीबी को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। वो क्या बन जाएगा, वो आपका बी वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, सारे डीबी को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा। बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है ना? तो चलो अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलो अब ये क्या करें कि इसको भी निकाल देंगे यहां से, तो इसको भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। गेटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides in the given limits में हम इसको क्या कर देते हैं, अब सारा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसको, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई। इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। चलो जी, कैसे करेंगे, क्या लिमिट लगाएं, चलो देखते हैं। तो डिफरेंशिएट, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, जल्दी में गलती से डिफरेंशिएट लिख दिया। ऑन इंटीग्रेटिंग भाई मैंने, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं काम पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया। हम डिफरेंशिएट तो पहले किया था हमने, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको कहा था, शायद डिफरेंशिएट वर्ड मैंने बार यूज कर दिया बाय मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें क्या करना है, इस डीबी को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना? तो गलती से आप प्लीज उसको दिमाग से निकाल दीजिए, डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। क्या था कि अपना एक डीएल करंट एलिमेंट था, उसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। कितना, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ने या डीएल ने एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया पी पॉइंट पर। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, म्यू नॉट आई डी फाई कोस फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्स वाई करंट कैरिंग कंडक्टर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कहां पर, पी पॉइंट पर। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया, किसने, एक छोटे से करंट एलिमेंट ने, मतलब कि इस एक्स वाई कंडक्टर के एक छोटे से एलिमेंट, छोटे से पार्ट में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट आप कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पे यहाँ या फिर यहाँ, हर एक एलिमेंट, हर एक डीएल वेक्टर एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या करेगा, वो डीबी आपका मैग्नेटिक फील्ड, छोटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा पी पॉइंट पर। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन सारे डीबी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। शायद लास्ट टाइम मैंने डिफरेंशिएट बोल दिया था, ठीक है, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डिफरेंशिएट बोल दिया था, तो प्लीज उस चीज को इग्नोर कर दें। डिफरेंशिएट नहीं करना था, हमें इंटीग्रेट करना था।
तो अगर हम इन सारे छोटे छोटे डीबी करंट मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एक साथ गिवन लिमिट्स में, तो क्या हमको एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि एक बी वेक्टर मिल जाएगा क्या, और वो बी वेक्टर क्या होगा, वो होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस एक्स वाई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन अ पॉइंट P which is located at a perpendicular distance A from the center of this current carrying conductor O से perpendicular distance A पर ये P point located है, और ये A कहां पर है, ये current carrying conductor के सेंटर में located है। ठीक है, चलो अब शायद मैंने अपनी गलती को सुधार लिया है और आपने भी मुझे माफ कर दिया होगा। ठीक है, अच्छा तो कहां से कहां तक, जीरो से भाई जब शुरू हुआ था तो कुछ था ही नहीं, और कहां तक पहुंच गया, बी तक पहुंच गया मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो से लेकर के बी तक डीबी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नोड आई बाय 4 पाई ए डी फाई कोस फाई। ठीक है, कहां से कहां तक, इसको थोड़ा सा मैं हटा करके लिख देता हूं 4 पाई ए, अदरवाइज हमें यहाँ पर दिक्कत होने वाली थी इसलिए मैं थोड़ा सा हटा कर रख दिया। हाँ जी, कहां से कहां तक, तो कहां से कहां तक भाई, फाई 1 से लेकर के फाई 2। ठीक है ना, फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। ठीक है, फाई 1 से लेकर के फाई 1 से लेकर के फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक, ये जो एंगल सब स्टैंडर्ड एंगल है ना आपका, एक्सट्रीम लोअर पॉइंट और एक्सट्रीम क्या नाम है हाईएस्ट पॉइंट, हायर पॉइंट के साथ में जो ये एंगल सब स्टैंडर्ड है ना इस पी पॉइंट का, वो क्या है फाई 1 फाई 2। तो फाई 1 से लेकर के फाई 2, ठीक है, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। चलो तो ये कितना हो गया भाई, ये तो आपका बी हो गया, ये क्या हो गया बी, लिमिट क्या लग गई 0 से लेकर के बी। चलो इसके अंदर कुछ कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई ये कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। तो अपने पास में अंदर क्या बचा, फाई 1 से लेकर के फाई 2 और किसका इंटीग्रेशन, डी फाई कोस फाई, ये इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, कोस फाई डी फाई, क्या लिखते हैं, कोस फाई डी फाई। ठीक है, क्योंकि कोस फाई का हमें इंटीग्रेशन करना है ना। चलो तो अभी ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपना b माइनस 0, आपको इतना पता होगा ये कैसे लिखा जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना इसी तरह से फिर से उतार देंगे, ये अपना कांस्टेंट। ठीक, अच्छा जी, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन, कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये क्या हो गया साइन फाई, फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक हमने क्या इसके ऊपर लिमिट चढ़ा दी है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये बिल्कुल तसल्ली से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो चलो यहीं पर ही आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी से आगे कहां बढ़ेंगे, बोर्ड ही खत्म हो गया, तो चलो यहीं पर ही आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, b माइनस 0 हो गया हो, तो उसको तो हम b लिख देंगे। ये क्या हो गया, ये अपना कांस्टेंट है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, साइन फाई 2 माइनस साइन नेगेटिव फाई 1। क्लियर, ये हमने लिमिट्स लगा दी, इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में क्या बचा, क्या आने लग गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, और ये क्या हो गया अपने पास में, ये क्या हो गया अपने पास में साइन फाई 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इतना बेसिक मैथ्स मेरे बच्चों को में आता होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई a विद इन ब्रैकेट sin फाई 2 प्लस sin फाई 1। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल लेंगे विद फॉर्मूलाज आंसर्स, ये सारी चीजें आदत बनाइए, बॉक्स में डाल दिया करो।
ठीक है ना। इन सबको क्या डाल दिया करो, बॉक्स में डाल दिया करो। चलो ये लग रहा है कि इसको हमने बॉक्स में डाल दिया है। तो क्या आ गया बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर है ये, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट नहीं है इसकी लेंथ, इनफाइनाइट वाले केस देखेंगे अभी। ये क्या है, फाइनाइट लेंथ है। अब ये कितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई A विद इन ब्रैकेट sin phi 2 प्लस sin phi 1। ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। ये हमारे एंगल्स हैं phi 2 phi 1, एंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या है, ये हमारा K है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, हमें पता है 10 raised to the power minus 7। I हमारे यहाँ पर क्या है, करंट जो कि कंडक्टिंग वायर से फ्लो कर रहा है, और A हमारा क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिससे के या जितनी दूरी पर आपका P पॉइंट इस वायर से, इस कंडक्टर से रखा हुआ है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी कांस्टेंट है, A की वैल्यू भी कांस्टेंट है, I की वैल्यू भी यहाँ पर कांस्टेंट है, और म्यू नॉट बाई 4 पाई ये होता ही कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। K से इसको हम डिनोट कर देते हैं। चलो, तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। कुछ स्पेशल केसेस यहां पर हमें देखते हैं। चलो, इसको मैं रब कर रहा हूं। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने समझ लिया है, सीख लिया है। इसके बेसिक्स हमें समझ आ गए हैं। अब बस हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल्स की डोज चाहिए, और हम फटाफट न्यूमेरिकल्स अब करते चले जाएंगे। एक बार मैं ये देख लेता हूं कि वीडियो चल भी रही है या कहीं बंद तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, चल रही है, वीडियो चल रही है। ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, वीडियो हमारी चल रही है। चलो, स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस सर, क्या स्पेशल केस दिखाओगे? स्पेशल केसेस बड़े बढ़िया है ये स्पेशल केसेस, हमेशा ध्यान से सीखने चाहिए। होते छोटे छोटे से हैं, बट बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में हेल्प करते हैं, और बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को कई बार फंसा भी देते हैं। ठीक है ना, तो इनको बहुत ध्यान से सीखना समझना चाहिए। चलो, पहला केस क्या है? पहला केस है एक इनफाइनाइट लेंथ का, क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। कैसी लेंथ है? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी इतना लंबा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर, बस हो गया। चलो, समझ गए होंगे आप इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर CCC। ठीक है, अच्छा जी, क्या फाइंड करना है हमें? यहाँ पर फील्ड फाइंड करना है, लेकिन किसी पॉइंट पे तो फाइंड करेंगे। अब पॉइंट कहां पर है? पॉइंट है आपका इस वायर के कहीं आसपास में, इस वायर के आसपास में ही लोकेटेड है। ये यहाँ पर P पॉइंट लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन अपना जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ क्या है? फाइनाइट लेंथ तो है नहीं। अभी तो फाइनाइट लेंथ थी, जो हमने केस देखा उसमें फाइनाइट लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब ऊपर भी पता नहीं कहां तक जा रहा है, नीचे भी पता नहीं कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ऊपर भी इन्फिनिटी, एक्सट्रीम इन्फिनिटी, इधर भी लोअर एंड पर भी इन्फिनिटी। अब भाई हमें तो पता नहीं है कहां पर जाकर करोगे। तो यहां पर आपका जो अभी हमने देखा था ना पिछले वाले केस में, ये पिछले वाला केस याद करो। यहां पर आपका ये phi 1, ये क्या होता था? phi 2, और ये क्या होता था? phi 1। ठीक है ना, ये वो एंगल था जो एक्सट्रीम अपर एंड के साथ सबस्टेंडेड था, और ये वो एंगल था जो कि एक्सट्रीम लोअर एंड के साथ में सबस्टेंड किया था। लेकिन यहां पर क्या अपना एक्सट्रीम अपर एंड या एक्सट्रीम लोअर एंड हमें मिल पाएगा? क्या हम इस तरह से एंगल को एक्सट्रीम अपर एंड या एक्सट्रीम लोअर एंड पर सबस्टेंड कर पाएंगे, टच कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे भाई, इन्फिनिटी है, तो ढूंढते ही रह जाएंगे इसका अपर और लोअर एंड। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर क्या होगा? इस डिस्टेंस से, ये कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर क्या हो जाएगा आपका एंगल? 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। बात ये समझ में है।
और नीचे भी यही सिचुएशन हो जाएगी, नीचे भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई ना ये बात? देखो ये जो phi2 और phi1 था ये किसके साथ, ये एक्सट्रीम अपर एंड और एक्सट्रीम लोअर एंड, क्योंकि यहाँ पर वायर की लेंथ क्या थी भैया, यहाँ पर इसकी लेंथ थी फाइनाइट लेंथ का वायर था, हमें पता था इसकी कुछ स्पेसिफिक लेंथ थी, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर कुछ लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं ना क्या लेंथ है, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, इसके तो हमें एंड से नहीं मिलेंगे कहीं पर, समझे? जैसे कि हमें किसके ब्रह्मांड के एंड से नहीं मिलते ना, यूनिवर्स के, ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट मिलता ना एक्सट्रीम राइट मिलता, कुछ नहीं समझ आता, तो वैसे ये क्या हो गया भैया इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ पर तो हमने एंगल सबटेंड जो किया था इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, जो एंगल सबटेंड किया था इस P पॉइंट से एक्सट्रीम अपर एंड एक्सट्रीम लोअर एंड, वो हमने phi2 phi1 कुछ हमारा एंगल था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो ये इसको मिलेगा ही नहीं, ये जब हम एंगल को सबटेंड करेंगे तो ये अपर एंड या फिर लोअर एंड मिलेगा ही नहीं, ये कहीं पे टच ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ क्या बन जाएगा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। बुक में इस तरह से होप आपको नहीं समझाया जाएगा, इसलिए जब मैं आपको समझा रहा हूं या कोई दूसरे टीचर्स आपके समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से समझिए, ठीक है ना। चलो, तो अपना फॉर्मूला क्या था, बी का फॉर्मूला क्या था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a साइन phi2 प्लस साइन phi1, ठीक है। तो यहाँ पर phi2 और phi1 क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री हो गए, तो ये क्या हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, यहाँ पर क्या हो गया साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। कब हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कब हो गया, ये उस स्पेशल केस में हो गया जब आपका करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर क्या है इनफाइनाइटली लो है, इनफाइनाइटली लो, ठीक है। और जिस P पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, वो P पॉइंट कहां पर है, वो इसके सेंटर से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, थोड़ा सा दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं रखा हुआ ऑब्वियसली, इससे कुछ थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये अपना केस क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a, ये क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक तरह से और भी तो लिख सकते हैं, जरा देखो, अगर हम इसको कैंसिल ना करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2 से 4 को कैंसिल नहीं करते तो क्या लिख सकते हैं 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है k आई बाई a, ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी तो हो सकता है, इसमें कौन सी बुराई है, और ये भी क्या हो गया, ये भी अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये भी तो हो सकता है भाई, 2 का 2 हमने छोड़ दिया, 4 को कैंसिल नहीं किया, अगर 4 को कैंसिल करते हैं तो फॉर्मूला ये हो गया, और अगर हम इसको कैंसिल नहीं करते तो 2 हमने छोड़ दिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, k होता है कांस्टेंट, आई बाई a, b इज इक्वल टू 2 k आई बाई a, ठीक है ना। इस तरह ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि कई बार हो सकता है ना आपको क्या बोल देगा, k की डायरेक्ट वैल्यू बोल देगा क्वेश्चन के अंदर, अब आप सोचते रहोगे कि यार फॉर्मूला में तो म्यू नॉट था और पाई था, तो म्यू नॉट की वैल्यू अगर ये दे देता, या चलो हमें कहीं से क्या जुगाड़ करें, पाई रखें क्या रखें, आप दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कि अरे वो k ही तो है, k ही क्या था म्यू नॉट बाई 4 पाई था, तो अगर k की वैल्यू उसने दे ही दी है आपको, तो वो म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है, अब आपको रखना ही क्या है, अब आप 2 कांस्टेंट है, आई रख दीजिए a रख दीजिए, और k की वैल्यू अगर दे रखी है तो वो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, तो रख करके काम को खत्म करिए, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होगा केस नंबर 1, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। चलो केस नंबर 2, ठीक है, इसको रब करते हैं, रब करने में भी काफी टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, रब तो करना ही पड़ेगा। चलो
फर्स्ट केस में, केस 1 में हमारा b क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई a, ठीक है। इसी को हमने लिख दिया था 2ki बाई a। अब आता है हमारा सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या हो गया, सेकंड केस में एक्चुअली क्या हो गया कि इस बार में अपना इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ही है। ये क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इतने लंबे लंबे नाम है कि कई बार तो जीभ भी घूम जाती है पूरी, लेकिन नाम फिर भी नहीं बोला जाता है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसीलिए इस तरह से लिख दो CCC करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो इस बार इस पॉइंट को कहां रख दिया, इस बार इसको इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कुछ दूरी पर रखा, लेकिन क्या किया, किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर रख दिया, या तो x पॉइंट पर या फिर y पॉइंट पर इसको रख दिया, x पे रख दिया या फिर y पे रख दिया। चलो यहां पे रख लेते हैं, यहां पे अच्छा नहीं लग रहा, यहां पे रख लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइंस को ज्वाइन करेगी, इसके साथ में इसका एंगल क्या बन जाएगा, इसके साथ में तो इसका एंगल बन गया क्या, इसके साथ में इसका एंगल क्या बन गया, 0, ठीक है। और जो नीचे के साथ, नीचे की तरफ, उसके लिए एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री, उसके लिए एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो लाइन है, क्या ये कभी भी इस एक्सट्रीम पॉइंट को ढूंढ पाएगी, कभी भी नहीं इसको ढूंढ पाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल सबस्टेंड होगा, क्या वो कभी भी एक्सट्रीम पॉइंट को जाकर के टच करेगी वो लाइन, वो कभी भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर एंगल अपना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, किसके साथ में, इस परपेंडिकुलर ए के साथ। ये जो अपना डिस्टेंस था ना कंडक्टर से P पॉइंट का, उसके साथ में इसका एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। क्या एंगल बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। b हमारा क्या था, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, यही था ना, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, साइन phi2 प्लस साइन phi1, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन phi2 क्या हो गया, ऊपर वाले को phi2 ले रहे थे, तो phi2 यहाँ पर क्या हो गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, ये क्या हो गया, phi2, कहीं पे लिखते हैं क्या phi2, चलो वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं, phi2 इज इक्वल टू 0 और phi1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नीचे वाले को phi1 लिया हमने, तो ये क्या हो गया, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फटाफट लिखते हैं, थोड़ा कभी कभी तेज हाथ भी चलाना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन 5 इसकी 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, इसकी तो वैल्यू होगी 0 प्लस 90 डिग्री क्या होगी 1। तो ये हमारे पास में अल्टीमेट रिजल्ट क्या आ गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, क्या आ गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई a, समझे। अब ये रिजल्ट 1 मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको रिजल्ट 2 को, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई a। इन दोनों में कुछ इन दोनों में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नजर आ रहे हैं क्या, कुछ समझ आ रहे हैं। पहले वाले केस में क्या है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, ये कब है, जब हमने उसको करंट इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पॉइंट पर कहीं पर रख दिया है, सेंटर पॉइंट से कुछ दूरी पर रख दिया है। तो यहां पर अपना क्या हो गया, म्यू नॉट I बाई 2 पाई, जिसको हमने 2ki बाई a भी बोल रहे हैं। अगर इसको एक एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक एक्सट्रीम एंड पर रख दिया है, y पर या x पर, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो मार्क एंड्स हैं ये मार्क एंड्स हैं। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई। दोनों में कुछ रिजेंबल कर रहा है क्या, कुछ अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो फील्ड है, ये वाला फील्ड, ये फील्ड इस फील्ड का, केस नंबर 1 में जो फील्ड आया है उस फील्ड का क्या है, जस्ट हाफ है। क्या है, जस्ट हाफ है।
भाई इस फील्ड को अगर आप हाफ करेंगे मतलब कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो फील्ड 2 है मतलब सेकंड केस में जो फील्ड आया है वो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो हाफ है। किसका हाफ है, जो हमारा केस 1 में मैग्नेटिक फील्ड था उसका ये जस्ट हाफ है, ठीक है। लेकिन ये कब हाफ है, ये कब हाफ है, जब दोनों केसेस में ये जो आपका कहां गया पॉइंट, केस नंबर 1 केस नंबर 2 हमने केस नंबर 1 हमने ऐसे डिलीट रब कर दिया है। तो जब दोनों केसेस में ये पॉइंट क्या होगा, सेम दूरी पर सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर रखा होगा, ये तब क्या है आपका हाफ है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो स्पेशल केसेस होते हैं ये हमें डायरेक्टली हेल्प करते हैं कहां पर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। और जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे मेरे साथ में तब आप इस चीज को एक्सपीरियंस भी करेंगे कि रियली ये हमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आपके पास में कहीं से फॉर्मूलाज किसी ने ला करके डाल दिए हैं आपके सामने, वॉमिट कर दिए हैं, इसको वॉमिट करना ही कहेंगे, विदाउट डेरिवेशन आपके सामने फॉर्मूलाज ला के रख देना, तो भाई फिर बात नहीं बनेगी, फिर मजा नहीं आता न्यूमेरिकल्स को करने में। हमारे पास में क्या होना चाहिए, पूरा एक लॉजिकल एक पैटर्न होना चाहिए, उसके किस तरह से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमने डिराइव किया है, समझे। चलो अभी खत्म नहीं हुआ, एक लास्ट केस और रहता है उसको और कर लेते हैं, केस नंबर 3। चलो 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 इसको रन करते हैं और दोनों केसेस को हम यहीं पर ही लिखा हुआ छोड़ देते हैं, थर्ड का रिजल्ट भी फिर यहीं पर ही लिख देंगे। और पक्का पक्का आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे और अगर नहीं ले पा रहे हैं तो बाद में रिवाइंड करके वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा केस नंबर 2, ठीक है। अब आ गया हमारा केस नंबर 3। इस बार क्या है, इस बार इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर नहीं है, इस बार फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट लेंथ है किसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर की, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास में। आपकी बात में कहां पर रखा है सर हमने पॉइंट को, उस पी पॉइंट को जिसके ऊपर फील्ड में फाइंड करना है, कहां रखना है, कहां पर रखा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। कहां रखा है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पी पॉइंट हमने रख दिया है, ठीक है। तो एक्सट्रीम अपर एंड से जो एंगल सबटेंड करेंगे वो क्या होगा, फाई 2। एक्सट्रीम लोअर एंड से जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा, फाई 1, ठीक है ना। एंगल किसके बीच में बन रहा है, एक्सट्रीम अपर एंड से के एक्सट्रीम अपर एंड से जो आपकी लाइन आ रही है, और ये क्या है, अच्छा ये जस्ट हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको डॉटेड ड्रॉ कर रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है जिसको हमने ए से डिनोट भी किया था, याद होगा आपको शायद, ए से हमने इसको डिनोट किया था, ठीक। तो इस लाइन को हमने जिसको ए से डिनोट किया था उसके, और ये जो अपर एक्सट्रीम अपर एंड से जो आपकी एक लाइन आई है इमेजिनरी लाइन, मतलब ये इन दोनों के बीच का क्या है, एक एंगल है, एंगल फाई 2, और नीचे क्या है इसी तरह से एंगल फाई 1, ठीक है। ये जो इसकी फाइनाइट लेंथ है तो इसको हम बोल देते हैं कि एल, और इसकी हाफ लेंथ क्या है, एल बाई 2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए लिया हुआ है, पहले भी हमने ये लिया था, इस बार भी हमने ए लिया हुआ है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पाइथागोरस हम लगा करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इसको हम डाल देंगे रूट के अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, समझे। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से देखिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा अपना, ये अपना हाइपोटेनस है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये अपना हाइपोटेनस है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अपना ये तो अपना ए तो आ गया, ये तो इसका क्या था, ये तो इसका बेस था, ये इसका परपेंडिकुलर था, इसको हमने l/2 बोल दिया। तो हाइपोटेनस कैसे मिलेगा, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इसको किस में डाल दिया, ये हमें हाइपोटेनस ही तो चाहिए था, तो हमने इसको किस में डाल दिया, रूट में डाल दिया। चलो अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट लोकेटेड है फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, तो यहां पर फाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, फाई 1 के इक्वल
हो जाएगा और जिसको हम क्या बोल देंगे फाई से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको फाई। ये क्या होगा फाई टू फाई वन के इक्वल है और ये दोनों किसके इक्वल है फाई के इक्वल है। ठीक है चलो तो यहां पर हम देखते हैं साइन फाई तो था हमारा फॉर्मूला के अंदर क्या था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए विद इन ब्रैकेट साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 इसको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ था। तो साइन फाई यहां पर हमारा क्या हो गया देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये आपको पता ही होगा बढ़िया से। अच्छा जी क्या है परपेंडिकुलर अब ये भी फाई हो गया ये भी फाई हो गया ये देखो ये भी फाई हो गया ये भी फाई हो गया। ठीक है तो किसी एक का फाइंड कर लेते हैं दूसरे का क्या हो जाएगा ये दोनों का मिलके क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा एक का फाइंड कर लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है परपेंडिकुलर है ये l/2 इसको लिख देते हैं l अपॉन 2। हाइपोटेन्यूज क्या है और अब देखना हाइपोटेन्यूज इसीलिए तो हाइपोटेन्यूज निकाला था क्योंकि इसकी हमें क्या है जरूरत पड़ने वाली थी। चलो अच्छा जी क्या हो गया थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू करूंगा ध्यान रखना यहां से मैं इसको लिखता हूं क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या हो गया l/2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस हर एक स्टेप को करेंगे भाई कोई भी स्टेप मिस मत किया करो ऐसा मत सोचा करो कि हम बड़े हो गए हैं और डायरेक्टली काम को कर देते हैं नहीं हमेशा आदत बनाइए कि हर एक स्टेप को या किसी भी डेरिवेशन को स्टेप वाइज प्रॉपरली सीखिए प्रॉपरली उसको लिखिए। ठीक एलसीएम क्या आ गया अपना 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है अब यहां पर आ जाते हैं इसके बाद में यहां पर आ जाते हैं तो ये क्या हो गया हम साइन फाई निकाल रहे हैं फिर से यहां पर लिख देते हैं अदरवाइज ध्यान नहीं रहेगा कि क्या निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया l/2 डिवाइडेड बाय ये क्या है ये 4 जो है ये बाहर आ गया रूट से इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। इसको हम क्या करेंगे 1/2 को क्या करेंगे ये l/2 है ये 1/2 है तो ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है तो साइन फाई अपना क्या आ गया साइन फाई अपना आ गया l अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं फॉर्मूला हमारे पास में क्या था b का b इज इक्वल टू म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई a। ठीक है और ब्रैकेट में हमारे पास में क्या था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 भाई फाई 2 फाई 1 लिख दो फाई 1 फाई 2 लिख दो प्लस ही हो रहे हैं अगर माइनस हो रहे होते तो कुछ इफेक्ट पड़ता उस चीज का आगे पीछे लिखने का लेकिन अब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है दोनों प्लस ही हो रहे हैं। ठीक है आपकी मर्जी है फाई 2 फाई 1 लिखो फाई 1 फाई 2 लिखो इट इज अप टू यू। चलो फाई 1 और फाई 2 किसके इक्वल थे फाई के इक्वल थे और साइन फाई हमें क्या मिल गया हम यहाँ पर ये चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई इसको हम फाई लिख सकते हैं क्योंकि फाई 1 फाई 2 किसके इक्वल थे फाई के इक्वल थे तो साइन फाई 1 फाई 2 क्या हो गया साइन फाई प्लस साइन फाई साइन फाई प्लस साइन फाई क्या हो गया 2 साइन फाई। तो चलो इसको भी हटाओ यहाँ से इतना लिख लो पहले एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो वरना मैं रब करता रहूंगा उन्हीं चीजों को लिखता रहूंगा तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगी क्या कहां से कैसे हो गया। ये क्या हो गया 2 साइन फाई। ठीक है साइन फाई प्लस साइन फाई क्या हो गया 2 साइन फाई। चलो अब साइन फाई की वैल्यू क्या थी पहले तो इसको लिख लेते हैं म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 4 पाई a। ठीक है ना ज्यादा शाना नहीं बनना चाहिए। ठीक है आम करते रहना चाहिए वरना कुछ स्किप हो गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो क्या दिक्कत हुई थी कि इंटीग्रेशन की जगह में डिफरेंशिएट किया जा रहा था लेकिन होना वहां पे क्या था इंटीग्रेट होना था। चलो लेकिन समय रहते चलो हमने अपनी गलती को क्या कर लिया था सुधार लिया था। ठीक है तो 2 साइन फाई अपना क्या है चलो ये तो हो गया अपना 2 और साइन फाई ये रहा अपना l डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। सब अपना ठीक एडजस्ट हो गया सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच गया क्या ठीक है म्यू नॉट i कुछ कैंसिल ये कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या और कुछ तो अपने को कैंसिल होता हुआ नहीं दिखा तो अपना b क्या आ गया
यहां पर लिखते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए एल अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ, ये अपना क्या आ गया, इसको डाल देते हैं बॉक्स में, इसको भी डाल देते हैं बॉक्स में, और भाई इसे ही किस लिए छोड़ना है बेचारे को, इसको भी बॉक्स में ही डाल देते हैं। चलो, तो ये अपना कौन सा केस हो गया, ये अपना हो गया केस नंबर 3। ये अपना कौन सा हो गया, केस नंबर 3, केस नंबर 2, केस नंबर 1। ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जस्ट क्या करना है, म्यू नोड बाई क्या नाम है अपना, ये 4 पाई था, हालांकि हमने इसको उड़ा दिया। म्यू नोड बाई 4 पाई क्या था, के था। आई अपना कांस्टेंट है, क्योंकि इस गिवन केस के लिए तो इट इज कांस्टेंट ही है, केस बदलेगा तो फिर आई बदल जाएगा, हम देख लेंगे। एल अपना कांस्टेंट है इस गिवन केस के लिए, ए भी अपना कांस्टेंट है, क्योंकि गिवन केस की बात हो रही है। अंडर रूट 4 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है फॉर द गिवन केस। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए कांस्टेंट है, भाई ध्यान से सुना करो, ध्यान से सुना करो। कभी कल को फिर ये कहने लगो कि ये सब तो बोल रहे थे कि आपका क्या नाम है, एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर दिस गिवन केस, किसी एक पर्टिकुलर गिवन केस के लिए तो एल जो लेंथ होगी ये कंडक्टिंग वायर की, वो कांस्टेंट ही रहेगी ना, वो बदलेगी थोड़ी। भाई किसी दूसरे केस के लिए बदल जाएगी, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऑब्वियसली हो सकता है लेंथ अपनी 2 मीटर का वायर दे दे, किसी केस में 1 मीटर का वायर दे दे, लेकिन उस पर्टिकुलर गिवन केस के लिए तो क्या रहेगी, अगर 1 मीटर की लेंथ दी हुई है तो 1 मीटर ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना बदल करके 2 मीटर हो जाएगी अचानक से। तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं मैं इसे, ध्यान से सुना करो। ये सिर्फ मैं कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कह रहा हूं, जैसे कि कैपिटल जी होता है, या फिर जैसे कि अपना एक इसी के अंदर अपना के है म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो क्या था, वो हालांकि यूनिवर्सल नहीं था, बट हाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो था ही, क्योंकि वो बदलता रहता है। चलो बात आ गई तो एक बार उसकी भी वो 2 पॉइंट्स रिवाइज कर देते हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर। एक तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, एसआई सिस्टम के लिए अलग होगा और सीजीएस के लिए अलग होगा। एक वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर, मीडियम का नेचर क्या है, ठीक है ना, वो आपका वैक्यूम होगा वगैरह वगैरह, क्या होगा, एयर होगा, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, या फिर कोई और मीडियम होगा, ठीक है। तो वो भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट क्योंकि वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकती। लेकिन इनको मैं इस पर्टिकुलर केस के लिए कांस्टेंट बोल रहा हूँ, एल को, ए को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपके हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, कभी ना कभी तो वायर की लेंथ बदलेगी, हर क्वेश्चन में ही बदलेगी किसी, ठीक है। चलो, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 केसेस हो गए। यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो अपने से कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट के ऊपर, जो कि पी पॉइंट उससे परपेंडिकुलर दूरी पर रखा हुआ है, ए दूरी पर, उसके सेंटर से, उस वायर के सेंटर से, वहां पर वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, हमें शायद फॉर्मूला याद हो गया होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक है, विद इन ब्रैकेट था हमारा। कहा गया, चलो यहां से तो गायब हो गया, कोई बात नहीं, हमें याद हो गया होगा, ठीक है। एक हमारा दूसरा केस था, इस केस में हमारा क्या था, केस नंबर 1 में, इसके अंदर हमने क्या किया था कि हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, और जो जिस पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना था वो उसके सेंटर से कुछ दूरी पर, थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ था, बहुत ज्यादा दूरी पर भी नहीं था और बिल्कुल वायर के ऊपर भी नहीं था, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया था, उस केस में हमारा फील्ड क्या आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। सेकंड केस के अंदर हमारा क्या था कि इस बार हमने उस पॉइंट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ट्रिपल सी, और हमने इस बार पॉइंट को कहां रख दिया, किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पर, अपर एक्सट्रीम या लोअर एक्सट्रीम पॉइंट पर रख दिया। तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, जो कि हाफ था, किसका हाफ था, फर्स्ट वाले केस का हाफ था। थर्ड केस में हमने क्या किया, फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट सीसीसी लिया, ट्रिपल सी करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट देखा, पी पॉइंट लोकेट किया, और वहां पर इस बार हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, जो कि ये फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था।
था। तो इस बार हमें फॉर्मूला क्या मिला, B इज इक्वल टू म्यू नोड आई बाई 2 पाई म्यू नोड आई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई ए अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये तीन केसेस हमने कई सारे डेरिवेशन, अच्छे डेरिवेशन यहाँ पर बहुत धीरे धीरे बहुत तसल्ली बख्श हमने यहाँ पर क्या कर ली है, सीख लिए। तो इनको रिवाइज करिए, लिख करके रिवाइज करिए, तभी आपकी ये प्रिपेयर होगी। और अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, सो दैट मैं क्या कर सकूं, आपकी टाइम पर हेल्प कर सकूं, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि हमारी एक आदत है, क्या आदत है कि भाई आज का लेक्चर खत्म करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्लास की तैयारी पहले शुरू हो जानी चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, मतलब कहने का ये। तो ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया, पहला बायट्स ओवरफ्लो लो हमारा खत्म हो गया, अब ये भी हमारा खत्म हो गया। और अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो रहने वाला है उसमें हम क्या सीखेंगे, अब की बार हम क्या कर देंगे, अपने CCC करंट कैरिंग कंडक्टर को स्ट्रेट से बदल करके क्या कर देंगे, लूप की शेप दे देंगे, और उस लूप के सेंटर में इस बार हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे अपना क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट बार बार मैं बोलता रहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ सो दैट आप भूल ना जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर, ओके।